टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर महोबा से है। महोबा में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग में 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अधिकारी। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर जितेश सोनी गिरफ्तार। संविदा कर्मचारी की शिकायत पर विजिलेंस ने बिछाया था जाल। रिश्वत लेते ही टीम ने दबोचा। हाथ धुलवाने पर हुआ खुलासा। केमिकल टेस्ट से हाथ हुए गुलाबी। रिश्वत लेने की पुष्टि झांसी विजिलेंस टीम ने की। कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आरोपी को कोतवाली लाकर की जा रही गहन पूछताछ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज होगा मामले में अन्य कार्रवाई की भूमिका भी खंगाल रही है टीम। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई। खबर कानपुर नगर से है, जहां जमीन के सर्कल रेट को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बैकग्राउंड मामले की जानकारी आपको बता दें कि दरअसल ये मामला पूरा जनपद कानपुर नगर के ग्राम महाराजपुर हाथीपुर के पास फुफुआर सुरखेदपुर के पास जुड़ा हुआ है, जहां पर किसानों का आरोप है कि जिले के अन्य गांव में सर्कल रेट में वृद्धि की गई है, लेकिन इन गांव को इससे वंचित रखा। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर 2025 को जिले के कई गांव के सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्राउंड आपको बता दें कि वहां पर मौके पर किसानों का कहना है कि यह इलाका नेशनल हाईवे के पास स्थित है। इसके बावजूद यहां की जमीन का सर्कल रेट काफी कम रखा गया है, और जहां एक और हाथीपुर क्षेत्र में सर्कल रेट बढ़ा दिया गया और साथ ही वहां पर बढ़ाकर 70 लाख रुपए के प्रति हेक्टेयर बताया जा रहा है। वहीं महाराजपुर में लगभग 63 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, जबकि आसपास के क्षेत्रों में 60 से 80% तक की वृद्धि पाई गई है। किसानों का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और बाजार मूल्य के अनुरूप उनकी जमीन की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए की प्रति बताई जा रही है। इसके बावजूद सर्कल रेट में वृद्धि नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा नाम राजकुमार सिंह सेंगर महाराजपुर है। क्या मामला है? हमारा मामला है कि हमारी जमीन सरकार ले रही है औद्योगिक विकास के लिए, लेकिन सर्किल रेट उसमें जो है 2 बार बढ़ चुका है इस बीच में 4-5 वर्ष में, लेकिन महाराजपुर फुफुआर और सुई थोक का सर्किल रेट एक बार भी बढ़ाया नहीं गया। और महाराजपुर नगर सीमा से सटा हुआ है, जबकि सरसौल पूर्वामीर वगैरह गाँव जो हैं वो दूर हैं, 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर है शहर सीमा से, लेकिन उनका सर्कल रेट जो है 70% 90% तक बढ़ाया गया है, लेकिन महाराजपुर का टच नहीं किया गया। तो हम लोग जहाँ पे हैं, जहाँ भूमि है, उससे रेलवे स्टेशन जंक्शन नजदीक है, सरसौल कानपुर जंक्शन नजदीक है, जीटी रोड नजदीक है, चकेरी एयरपोर्ट नजदीक है, और ये दूर वाले गाँव के जो ऐसे गाँव भी हैं जो सड़क से हट के हैं 4-5 किलोमीटर, वहां का भी सर्किल रेट बढ़ाया गया है। तो इसमें सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है इसमें, इसलिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है और हम लोगों की जमीन के औने पौने दाम मिल रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ का 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए प्रति बीघा का मतलब जो है मूल्य है। प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार हमको केवल 85-52 लाख में निपटाना चाहती है। तो इस बात की तकलीफ है, जमीन तो हम देना चाहते हैं, लेकिन बस मांग यही है कि हमारे संतुष्ट किया जाए, नहीं हमारे बच्चों का और रोजी रोटी का तो बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कहाँ आए थे, किस जगह खड़े हैं? हम डीएम साहब के पास आए थे मिलने के लिए, उनको अपनी बात बताई है। डीएम साहब ने बहुत अच्छे से कहा है कि नहीं हम आगे देखते हैं तुम्हारे मामले। आपको यहाँ से? उन्होंने कहा है कि हम आगे वाले साहब को, राजस्व को जो देखते हैं, डीएम क्या एआईजी स्टाम्प साहब से हमने बात की है, उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि नहीं आपका बढ़। खबर श्रावस्ती से है, जहां 62वीं वाहिनी एसएसबी भिनगा ने जन सुरक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल की है। राप्ती नदी के किनारे ककरदरी गांव के पास एसएसबी जवानों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है,
जिसमें डूबते व्यक्ति को बचाने और उसे CPR देने का लाइव प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को किया है और साथ ही इसकी बारीकियां समझी और बताया कि कैसे आपात स्थिति में सही समय पर उठाया गया कदम किसी की जान बचा सकता है। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में कंपनी कमांडर अमित शर्मा की अगुवाई में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि इस मॉक ड्रिल में स्थानीय ग्रामीणों को भी शामिल किया गया था और उन्हें डूबने से बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी दी गई थी। फिलहाल इस पहल की क्षेत्र में काफी सराहना हो रही। भारत विकास परिषद की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन, रविंद्र कुमार ने कहा। उपाध्याय सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष, वहीं सचिव बने सौरभ रस्तोगी और दिनेश शर्मा बने कोषाध्यक्ष। आपको बता दें, भारत विकास परिषद गौरी शंकर शाखा के तत्वाधान में अप्रैल 2026 में प्रारंभ हो रहे सत्र हेतु नवीन कार्यकारिणी एवं नव सत्र में समाज हित में श्रेष्ठ कार्य योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक बैठक का आयोजन आज नगर के सिटी मॉल स्थित मीटिंग हॉल में किया गया और बैठक में रोहिलखंड पूर्व प्रांत बरेली से आए प्रांत अध्यक्ष एवं चुनाव पर्यवेक्षक संजीव जाली के निर्देशन में सत्र 2026 से 27 हेतु नवीन कार्यकारिणी का गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें प्रांतीय संगठन सचिव एवं नव निर्माण शाखा अध्यक्ष वीरेश वार्षणी एवं जिला संयोजक आयुष भारद्वाज ने अध्यक्ष पद हेतु रविंद्र कुमार उपाध्याय के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसका वहां पर आपको बता दें समस्त सदस्यों ने समर्थन किया और उनकी अध्यक्ष नव निर्वाचित उन्हें किया गया। इसी प्रकार शाखा सचिव पद पर सौरभ रस्तोगी के नाम का प्रस्ताव पूर्व उपाध्याय देवेंद्र गुप्ता ने व कोषाध्यक्ष पद हेतु दिनेश कुमार शर्मा ने नाम का प्रस्ताव शाखा संरक्षक राम अवतार मिश्रा ने रखा है। शाखा संरक्षक के रूप में चंद्र प्रकाश गुप्ता, राम अवतार मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजय सक्सेना, उपाध्यक्ष पद पर हरि कृष्ण वर्मा एवं राजेंद्र गुप्ता, संगठन सचिव पद पर मनीष सिंघल। इसके साथ ही 5 गतिविधियों के संयोजक भी मनोनीत किए गए, जिनमें गतिविधि संयोजक सेवा हेतु देवेंद्र कुमार गुप्ता, संपर्क हेतु संजय उपाध्याय, संस्कार हेतु अशोक कुमार गौड़, पर्यावरण हेतु राजेंद्र गुलाटी, गतिविधि वहां संयोजक महिला सहभागिता पद पर अंजू सक्सेना की मनोनीत उन्हें किया गया था। मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर पंथरा पहुंची हैं और साथ ही आर्मी हेलीपैड पर लैंड हुआ राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर। सड़क मार्ग वृंदावन रेसिडेंस ने वहां होटल पहुंची राष्ट्रपति 6:30 बजे वृंदावन इस्कॉन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। 20 मार्च यानी आज संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन भी करेंगी। 11 बजे नीम करौली आश्रम में दर्शन पूजन का कार्यक्रम था। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने अधिकारियों द्वारा फोन पर न उठाए जाने की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की है। उन्होंने पत्र लिखकर बताया कि पिछले 1 महीने से वह क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कमिश्नर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो फोन रिसीव हुआ है और ना ही कोई जवाब मिला है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि कभी कभी स्टाफ फोन उठाता है, लेकिन संबंधित अधिकारियों से बात नहीं कराई जाती और बाद में भी कोई कॉल बैक नहीं आता है। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधि के प्रति असमंजस व्यवहार बताया और कहा कि कम से कम संवाद होना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही स्वयं विधायक नसीम सोलंकी को फोन कर जानकारी ली है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल देखी गई है और संबंधित अधिकारियों ने विधायक को कॉल करना शुरू किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन और साथ ही जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच में एक बहुत गंभीर विषय है जिसके लिए मैं आई हूँ। जिस तरह से पिछले बजट सत्र में हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना जी ने जैसा उन्होंने आदेश करा था सारे अधिकारियों को कि विधायकों के कम से कम फ़ोन उठाए, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन उठाया जाए ताकि हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या उन लोगों से साझा कर सके, या हम कोई भी समस्या को लेकर उनको फ़ोन करते हैं तो उन्होंने इसके ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आप फ़ोन उठाया जाए, पर उसके इतना कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने कई बार फ़ोन भी करा, कानपुर प्रशासन को भी
और सारे नगर आयुक्त को, डीएम साहब को पिछली कुछ दिन पहले की घटना है जब गंगा बैराज में 2 बच्चों के एक्सीडेंट से मौत होने का एक हादसा हो गया था, जिसके लिए मैं हेलट हॉस्पिटल रात में 12-1 बजे पहुंची थी। उनके माँ बाप की, उनके घर वालों की परेशानी को देखते हुए मैंने डीएम साहब को कई फ़ोन करे, करीबन 12-15 फ़ोन करे, पर उनका पलट के फ़ोन नहीं आया। उनका पीआरओ ने फ़ोन उठाया, उन्होंने जो है ना हमारे फ़ोन का रिस्पांस दिया, ना मेरा मैसेज उन तक पहुंचाया। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और नगर आयुक्त के शहर की कई समस्या होती है, मैं कई बार उनसे टाइम मांगती हूँ, फ़ोन करती हूँ, तो उसकी कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता अपने काम की। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारी क्षेत्रीय जनता हमसे जुड़ी है तो उनकी समस्या का हल निकलेगा, जब भी तो लोग हमें पसंद करेंगे या हमारे लिए खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है, वो मेरा परिवार है। अगर मैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो फिर कौन, किससे कहेंगे हमारी जनता? तो इसीलिए मैं माना जी आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस पर फिर से सख्त कार्रवाई करी जाए और फिर से कानपुर में जो मेरा शहर है उस पर आप सख्त से कहिए कि हमारी सुनवाई तो हो, हम कहाँ अपनी बात रखें। इसलिए मैं आपको एक लिखित में भी एक शिकायत भेज रही हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसको प्लीज़ कार्रवाई इस पर करी जाए और इसके मेरी बात को संज्ञान ली जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सीतापुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन द्वारा जिला कारागार सीतापुर का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय जिलाधिकारी राजा गणपति आर, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय भान तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव प्रकाश आदि उपस्थित रहे। जिला कारागार सीतापुर में जेल अधीक्षक प्रीति यादव व जेलर राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य जेल अधिकारी गण भी उपस्थित रहे और जनपद न्यायाधीश आशीष जैन द्वारा जिला कारागार सीतापुर में महिला बैरक और साथ ही किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता भी की गई। खबर सीतापुर से है। 5 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। परिजनों ने 3 रिश्तेदारों पर लगाया आरोप। रिश्तेदारों ने पर लगाया आरोप हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप और साथ ही परिजनों ने शव का नहीं किया अंतिम संस्कार। शव घर में रखकर कार्रवाई की मांग की जा रही। जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। जनपद के रामपुर कला क्षेत्र का पूरा मामला। अगर हमारे ही जिले में कोई और थाना होता हम देख लेते, लेकिन वो बाराबंकी का मामला। आप इस बात को, अगर आपको कोई गलत भ्रमित कर रहा है तो कृपया करके वो मुझे बता दे, मुझे समझा दे। मैं हो सकता है कि बहुत कम समझता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझा हूँ और मैं इस काम को करता हूँ। तो हम लोग का बाराबंकी मैं पूरी बात हो जाऊँगी, उसके लिए तरीका ठीक है। वो काम हमारा है कि उसे हम अपने थाने में दर्ज करें और फिर वहाँ के थाने से टाई अप करें, वो काम भी हमारा है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कोई आपकी तरफ से जो मुझे अभी तक बताया गया है कि कोई बात खुलकर यह नहीं कही गई, जैसे एक एप्लीकेशन पहुंची कल कि उसमें मुकदमा लिखा है। उस एप्लीकेशन को जिसने भी लिखा वो हो सकता है वो, लेकिन बहुत उस पर नहीं करना चाहिए। आपकी जो बच्चा है उसको किसने उसके साथ में गलत किया में, और रही बात पकड़ने की, तो हम तो पकड़ेंगे ही भाई। कोई बच पाया है? किसी में एक ही दिन मिल जाता है, कोई 2-4 दिन लगता है, कोई बच पाया है? है कि पुलिस आज आपके सामने आ गई हो, ये तो 10 साल से पुलिस है। अगर कोई अपराधी है तो उसको पुलिस पकड़ती है, पकड़ा जाए तो। लेकिन मैं बस इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जो बात आज आप कह रहे हो, अगर ये बात कल ही हो गई होती कि देखिए इंस्पेक्टर साहब हमारा ये मुकदमा है, ये लिख दिया जाए, वो लगे पकड़ लिए जाए स्पष्ट रूप से। कल तो सर 2 घंटा कोई बात ही नहीं करने वाला था, 2 घंटा हम पकड़ लिए होते। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? ये बच्चे की जो मिट्टी है ये खराब हो रही है ना। आप ये तो समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ नहीं सर, हम तो काम करने के लिए भाई, हमको काम करने के लिए ही सरकार जो है रखी है। और आप निश्चिंत रहिए, जो लोगों के आपने नाम दिए हैं उनको हम पकड़ेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो आपका काम है वो भी आप करें,
ठीक है, पकड़े जाए हम तो काम तो सब परेशान सर, आज कई दिन से हो रहा है नहीं, लेकिन देखिए एक आदमी सोनभद्र के उबरा क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर को लेकर पुलिस की हालिया छापेमारी ने एक बार फिर उस सच्चाई को उजागर कर दिया है जिससे आम जनता लंबे समय से जूझ रही थी। एक दुकान में 32 घरेलू सिलेंडरों का बरामद होना और 3,500 से 4,000 रुपए में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की सूचना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि ये भी बताती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्थित और साथ ही व्यवस्था में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां अभी भी हैं। घरेलू गैस सिलेंडर जो आम लोगों की बुनियादी जरूरत है उसका इस तरह से अवैध व्यापार होना बेहद चिंताजनक सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर बाजार में अवैध रूप से कैसे पहुंच रहे हैं। क्या ये केवल छोटे दुकानदारों का खेल है या इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस की कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है लेकिन ये भी जरूरी है कि इस तरह की छापेमारी केवल औपचारिकता बनकर ना रह जाए। ओबरा की यह घटना एक चेतावनी है, यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या विकराल रूप ले सकती है। महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कार्यालय में तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर जितेश सोनी को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। महोबा जिले का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर भ्रष्टाचार के दाग से सुर्खियों में है। मामला सीएमओ कार्यालय से जुड़ा है जहां तैनात फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजर जितेश सोनी को झांसी विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और साथ ही पूरी कार्रवाई पनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात संविदा कर्मी मिराज मोहम्मद की शिकायत पर हुई है। मूल रूप से हमीरपुर के रहने वाले मिराज मोहम्मद जो वर्तमान में पनवाड़ी में ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अकाउंट मैनेजर के पद पर तैनात है, उन्हें विजिलेंस को दिए शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाया कि मिराज का कहना था कि उनकी पोस्टिंग पहले कबरई स्वास्थ्य केंद्र में थी, जहां से उन्हें पनवाड़ी भेज दिया गया है और घर से दूरी अधिक होने के कारण उन्होंने स्थानांतरण या फिर साथ ही समायोजन की गुहार लगाई थी। आरोप है कि इस काम के बदले जितेश सोनी ने उनसे 3.5 लाख रुपए की मोटी डिमांड की थी। हैरानी की बात यह है कि आरोपी जितेश सोनी कई वर्षों से सीएमओ कार्यालय का महत्वपूर्ण कार्यभार एवं एक बाबू की तरह संभाल रहा था। नाम है आपका, किस पद पे तैनात है और क्या आपके साथ हुआ? हमारा नाम मिराज मोहम्मद है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी में ब्लॉक लेखा प्रबंधक के पद पर तैनात हैं और हमसे जो है 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। कितनी? 3.5 लाख की मांग की जा रही थी और फिर बाद में इन्होंने जितेश सोनी के माध्यम से। कौन है जितेश सोनी? ये फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजर है और ये सीएमओ साहब के सब गोपनीय काम ये इन्हीं के द्वारा होते हैं। फिर इन्होंने हमसे कहा कि भाई आप 3.5 लाख नहीं दे पाए तो पहले 2 लाख दे दो, 1.5 लाख बाद में दे देना। तो फिर हमने 2 लाख रुपये इनको आज देते हुए ये पकड़े। कहाँ? ये राघव होंडा एजेंसी के सर्विस सेंटर में नीचे बेसमेंट। इस दौरान आपने बिजनेस से कब संपर्क किया? करीब 15 दिन पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, 10 दिन हो गए, लगभग 10 दिन। आप क्या कहकर मांग कर रहे थे? क्या कह रहे थे आप? किस लिए मांग कर रहे थे? ये हमारा ट्रांसफर वापस करने के लिए, ट्रांसफर का अटैचमेंट वापस करने के लिए। इन्होंने अटैच किया था, मैं ट्रांसफर नहीं किया था। कहाँ पर अटैच किया? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी, पहले कबरई। कहाँ तैनात किया? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई। थाना बिधूना क्षेत्र में 11 साल की नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म और हत्याकांड का आरोपित मुठभेड़ में हुआ घायल। नाबालिग की हत्या में फरार आरोपित की पुलिस से हुई मुठभेड़, आरोपित ने पुलिस टीम पर किया फायर, जवाबी कार्रवाई में आरोपित हुआ घायल। सूत्रों के अनुसार पुलिस जल्द कर सकती है पूरे मामले का खुलासा। बीती 16 मार्च की शाम बच्ची बकरी चुराने के दौरान हुई थी लापता। बच्ची का शव निर्वस्त्र हालत में गड़ा मिला था। खेत में परिजनों ने पड़ोसी 3 युवकों पर लगाया था दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप। आपको बता दें बिधनू में 11
वर्षीय बालिका से दुष्कर्म कर हत्या कर देने के प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी प्रथम चरण में की गई थी तथा दूसरे चरण में मुठभेड़ के दौरान एक मुख्य आरोपी सनी को थाना बिदनू पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। देखिए, ये बिधनू थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी 16 और 17 की रात्रि में, जिसमें एक 11 वर्षीय बालिका के साथ में ये घटना हुई थी, जिसको किडनैपिंग करके और उसी के पड़ोसी जो उनके जान पहचान के ही थे, उन्होंने जो है फिर बाद में ये वर्कआउट हुआ कि उसका फिर सेक्सुअल असॉल्ट भी किया और मर्डर भी किया। ये घटना को सफलतापूर्वक वर्कआउट हमारे बिधनू थाना क्षेत्र की टीम ने और डीसीपी की टीम ने कर लिया है और 2 व्यक्तियों की इसमें पहले गिरफ्तारी कल रात्रि में हुई और उसके बाद में जो एक मुख्य अपराधी है उसको रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास मुठभेड़ के दौरान हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये मुख्य अपराधी जो सनी है, इसको पैर में गोली लगी है, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी जो कार्रवाई है इसमें हम लोग के द्वारा की जाए। ये देखिए, जो ग्राम माधोपुर है उसके आसपास की लोकेशन से जो 2 अपराधी उनको पकड़ा गया है और जो तीसरा अपराधी है वो रात में 2 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी की गई। देखिए, जो अभी तक की जो प्रिलिमिनरी पूछताछ में आया है कि शराब के नशे में उसने ये घटना की है। चूँकि जो बच्ची है उसकी जान पहचान की थी तो उसको बेला फुसलाकर और बिस्किट और ये सब देने के बहाने उसने बुलाया और फिर ये जघन्य जो काम है उसने किया। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आरोपी बक्से में छिपा हुआ था। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। बक्से में छिपे होने वाली कोई नहीं, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, अभी जो इसने प्रिलिमिनरी हम लोगों ने इंटरोगेट किया है तो ये जो सेक्सुअल असॉल्ट वाली बात है उसने एक्सेप्ट किया। सनी ने फिलहाल एक्सेप्ट किया है। नहीं, जो सनी मुख्य अपराधी है जिसके बारे में बता रहा हूँ, उसने इस घटना को करना एक्सेप्ट किया है और बाकी जो 2 लोग हैं वो नामजद हैं, उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी उनके क्या रोल है उसके बारे में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। एक मारपीट का मुकदमा जो मुख्य अपराधी है उसके ऊपर है, बट इसके अलावा कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है। खबर कानपुर से है, जहां एलपीजी गैस के अवैध उपयोग एवं रिफिलिंग के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत गुरुवार को प्रशासन द्वारा 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। कार्रवाई के दौरान कुल 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं तथा 4 आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर वहां पर लाल बंगला स्थित न्यू सब्जी मंडी क्षेत्र व अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर, न्यू स्वीटी किचन सेंटर एवं स्वाति किचन सेंटर पर छापेमारी की। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अर्जेंट रिपेयरिंग सेंटर से 4 घरेलू सिलेंडर एवं वहां पेट्रोमैक्स रिफिलिंग का सामान बरामद हुआ है। न्यू सिटी किचन सेंटर से 10 छोटे कॉमर्शियल एवं 7 घरेलू सिलेंडर रिफिलिंग उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक टॉल मशीन जब्त की गई है। इसी क्रम में न्यू ब्लॉक स्थित कृष्णा स्वीट हाउस पर छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पनीर बनाते पाया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग एलपीजी आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी है। ना हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि डोमेस्टिक सिलेंडर का दुरुपयोग ना हो। और यद्यपि डोमेस्टिक सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिर डोमेस्टिक का कमर्शियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं या कालाबाजारी इस मौके का फायदा उठा के करना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारी कार्रवाइयां चल रही हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले भी 3 एफआईआर हो चुकी हैं। आज भी लाल बंगला क्षेत्र में हमारे यहाँ एक रिपेयर सेंटर पर, एक मिठाई की दुकान इत्यादि पर 3 स्थानों पर कुल 38 सिलेंडर पकड़े गए हैं और जिस पर हम लोग एफआईआर लिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक गुरुदेव के पास में भी एक अन्य रेस्टोरेंट में भी 5 डोमेस्टिक सिलेंडर मिले हैं, जिससे कमर्शियल काम वो कर रहे थे। तो इस प्रकार से 43 सिलेंडर हम लोग लगभग रिकवर कर चुके हैं और 4थी एफआईआर भी हमारी हो गई है। तो शासन के निर्देश है कालाबाजारी में बिल्कुल सख्ती करी जाए और डोमेस्टिक सिलेंडर्स की कमी ना हो, इसके लिए आवश्यक है जो घरेलू उपभोक्ता है वही उसका इस्तेमाल करें। पुष्पा गैस एजेंसी के साथ एक शिकायतें मिल रही थी, तो उनकी जो कार्यप्रणाली इस समय के अनुकूल नहीं दिखाई दी। उन्होंने डीएसओ ने रिकमेंड किया ऑयल कंपनी को कि ऑयल कंपनी उन्हें सचेत करेगी, जो भी
उपयुक्त कार्रवाई समझेंगे करेंगे, ताकि डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो है वो घरेलू कंज्यूमर्स को ही मिले और एक क्रम से मिले और किसी को कोई उसमें दिक्कत ना हो। तो आप लोगों से बताया था कि 11 मार्च से 17 मार्च देखें तो 2025 में इसी पीरियड में 11 मार्च 17 मार्च के बीच में 1,62,000 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 11 मार्च 17 मार्च 2026 में सेम पीरियड में अगर देखा जाए 1 साल बाद तो 1,68,000 सिलेंडर में सप्लाई किए। तो देखा जाए तो पिछले साल से अधिक सिलेंडर सप्लाई किए। तो अभी तक सप्लाई की कमी नहीं है, परंतु सभी कंज्यूमर से कहूंगा कि दुरुपयोग उसका ना करें, उसको संभाल के खर्च करें। ऑल्टरनेटिव जो मीडिया है, पीएनजी गैस है या जो भी है, उसका इस्तेमाल करें और इसमें अगर हमें सहयोग करेंगे तो जो ये इंटरनेशनल परिदृश्य है उसमें सुधार होने पर सभी कंज्यूमर्स को और अधिक राहत मिल सके। गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए ओबरा थाना क्षेत्र में कई दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान चौपन रोड स्थित एक दुकानदार से अवैध रूप से रखे गए 36 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सप्लाई इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, पूर्ति निरीक्षक ओबरा पृथ्वीराज और सिद्धांत सौरभ भूषण, पूर्ति विभाग और साथ ही घोरवाल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की अंजाम दिया है। जांच में सामने आया कि सिलेंडरों को 3500 से 4500 रुपए में बेचा जा रहा था, जबकि उनकी वास्तविक कीमत इससे काफी कम है। पूर्ति विभाग ने जिला प्रभारी पृथ्वीराज ने बताया है कि बरामद सिलेंडरों को सीज कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जब्त सिलेंडरों में 3 कमर्शियल और 27 घरेलू सिलेंडर शामिल है तथा साथ ही अमानक श्रेणी में पेट्रोमैक्स रिफिलिंग उपकरण, रेफरल यंत्र और साथ ही तराजू को भी मौके से बरामद किया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि संबंधित दुकानदार कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि इस प्रकार का लाइसेंस जारी भी नहीं किया जाता है। बिलग्राम क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव में आज शाम 4, आपको बता दें कि लगभग 3:30 बजे अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में 5 झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गई। तेज लपटों और धुएं के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बाल्टी, हैंडपंप और संसाधनों के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। कड़ी मशक्कत के बाद फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची है और साथ ही आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद आग को आसपास के अन्य घरों तक फैलने से रोका जा सका। हालांकि तब तक 5 झोपड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इस अग्निकांड में राम नरेश, ललन शर्मा, जवाहर, राम सागर और रामू की झोपड़ियां जल गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आग बुझाने में फायर सर्विस के कर्मचारी अशोक कुमार द्विवेदी और करुणा शंकर पांडे, शिवेंद्र कुमार और साथ ही अजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीतापुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन द्वारा जिला कारागार सीतापुर का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी राजा गणपति आर, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय भान तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव प्रकाश आदि उपस्थित रहे। जिला कारागार सीतापुर में जेल अधीक्षक प्रीति यादव व जेलर राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण भी वहां पर उपस्थित रहे। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी जिलाधिकारी से मिले। मंसूर ने अपनी कुर्क दुकानें रिलीज कराने की डीएम से आग्रह किया है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने कुर्क दुकानों को रिलीज करने का दिया था आदेश और वर्ष 2013 में प्रशासन ने मंसूर अंसारी की 18 दुकानों को किया था कुर्क। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को उनकी 18 दुकानों को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने फरवरी 2023 में इन दुकानों को ये कहते हुए कुर्क किया था कि इनका निर्माण में मुख्तार अंसारी का अवैध पैसा लगा है। और साथ ही मंसूर अंसारी ने बताया कि मोहम्मदाबाद तहसील की मोहम्मदाबाद बाजार स्थित ये 18 दुकानें उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी है। जिला प्रशासन ने 2023 में इन्हें कुर्क करते हुए दावा किया था कि इनके निर्माण में मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। हालांकि प्रशासन इन दावे को साबित नहीं कर पाए। मंसूर अंसारी के अनुसार इन दुकानों का निर्माण एक पुश्तैनी जमीन को पारस गुप्ता को बेचने से पहले मिले पैसों से किया गया था और जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को कुर्क किए जाने के बाद मंसूर अंसारी से पहले गाजीपुर न्यायालय में गुहार लगाई गई थी।
मंसूर भाई, आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए थे, क्या था मामला? जी, आज मैं जिलाधिकारी साहब से मिलने आया था। मोहम्मदाबाद में मेरी पुश्तैनी दुकानें थीं, जिसे 2023 में यह कहते हुए सीज कर दिया गया था कि ये दुकानों में जो पैसा लगा है मेरे चचेरे भाई स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का लगा है। ये साबित नहीं हो पाया और मैंने अपने पूरे सबूत कोर्ट को दिए। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये आदेश किया, जो दुकानें कुर्क हुई थी जिलाधिकारी को आदेश किया कि तत्काल मंसूर अंसारी की दुकानें खोलकर इनके सुपुर्द किया जाए। उसकी सर्टिफाइड कापी लेकर मैं आज आया था, डीएम साहब को दे दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जाइए, मैं हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ लेता हूं, उसके बाद निर्णय लेता हूं। ऐसे में जो आप ये कुर्की की कार्रवाई हुई थी, कब हुई थी और कितनी दुकानें थी? ये 2023 में कुर्की हुई थी और मेरी 18 दुकानें थी, जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन पर ये बनी थी। और एक दूसरी पुश्तैनी ज़मीन हमने पारस गुप्ता नाम के मेरे यूसुफपुर कस्बे के एक व्यापारी हैं, उनको मैंने बेचा था और उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, उसी पैसे से मैंने दुकान बनवाया था। लेकिन उसके बाद भी सारे सबूत पेश करने के बाद भी FTC फर्स्ट गाजीपुर ने मेरी बात को नहीं माना और उन्होंने उन्होंने खारिज कर दिया यहाँ से। और उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में मैंने अपील किया, मेरी अपील अलाउड हुई और डीएम साहब को ये आदेश हुआ है कि तत्काल मंसूर अंसारी की दुकानों को खोला जाए। विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई छिपा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अयोध्या में गैस सिलेंडर के अभाव में राम रसोई जैसी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जो सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय 45 दिन के अंदर ईंधन भंडारण फ्यूल रिजर्व की नीति अपनाई गई थी, जिससे आपात स्थितियों में देश को राहत मिली थी। लेकिन वर्तमान सरकार उस स्तर की तैयारी नहीं कर सकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता नगरी का शौक है, लेकिन जमीनी मुद्दों पर ठोस कार्य नहीं हो रहा है। और तिवारी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि भारत लंबे समय से मध्य पूर्व देशों में निर्भर रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को चिंताजनक बताते हुए कहा, यदि हालात बिगड़ते हैं तो भारत में गैस और ईंधन का गंभीर समस्या उत्पन्न होती रहेगी। को भोजन मिलता है, भगवान राम के मंदिर में राम रसोई गैस के अभाव में बंद हो गई और जो कहता हो सरकार से उसे ले जाइए मिर्जापुर में किसी गैस एजेंसी के सामने बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दीजिए, उसकी समझ में आ जाएगा गैस की किल्लत कितनी है। इसी से अंदाजा होता है, आज नवरात्र का है, पहला दिन है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कितना झूठ बोलती है। सच्चाई तो आप पत्रकारों से बेहतर कोई नहीं जानता। सर्टिस तो है, दिक्कत तो है और उसका एकमात्र कारण है कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्प लिया गया था कि 45 दिन का हम हर हाल में स्टोरेज रखेंगे, वो नहीं रख पाए। मोदी जी को नेतागिरी से शौक नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसी इराक पे आप निर्भर करते रहे, इसी मिडिल ईस्ट पे निर्भर करते रहे, आपको क्या ज़रूरत थी कि जब इराक पे हमला होने जा रहा था ईरान पर हमले के एक दिन पहले इजराइल जाने के आप वहाँ क्या बात करके आए? क्यों संदिग्ध बद किया है? क्यों भारत के सैकड़ों साल के पुराने रिश्ते को आपने ख़त्म किया? सच्चाई तो है, मोदी सरकार का दीपक की लौ बुझ रही है। विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरह असफल हो गई और इसकी कीमत भारत की 140 करोड़ जनता चुका रही है। मैं
उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, आप बताइए गैस की किल्लत किसको नहीं इस समय है? लेकिन झूठ बोलना है तो मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगा, मिर्जापुर आ जाए और कोई नाला उनको पकड़ा दीजिए, एक नाले के ऊपर वो रख दें उल्टा बर्तन करके, उसमें से गैस निकाल के दिखा दें आप लोगों को, सारी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। मोदी जी तो कहते थे गटर से बनाई जा सकती है रसोई गैस, तो बनाए ना, कौन रोक रहा है उनको? फिर दाम क्यों बढ़ाया आपने कॉमर्शियल का? ब्लैक पे मिल रही है आज। तो कुछ नहीं, मोदी जी की गलत नीतियां आज इस देश के ऊपर भारी पड़ गई। ऐसे में आप माँ विंध्यवासिनी धाम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पिछले 40 साल से करीब आता हूँ। हर बार नवरात्र के पहले दिन, वही एक बार जब वो बीमारी आई थी कोरोना, तो एक गैप हुआ था, वरना हमेशा आता हूँ लगभग 4 बजे। माँ के चरणों में आशीर्वाद मांगता हूँ, सुख शांति समृद्धि की, राष्ट्र की कामना करता हूँ, समाज की कामना करता हूँ, अपने क्षेत्र रामपुर खास की कामना करता हूँ, अपने परिवार की कामना करता हूँ, और चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये जो संकट है ये समाप्त हो, इजराइल ईरान का जो युद्ध है ये समाप्त हो, वरना आने वाले अगर कहीं ये चल गया लंबा तो भारतवर्ष तरस जाएगा गैस के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। इसलिए इसका बंद होना बहुत जरूरी है। और वारे मोदी जी, बड़े 56 इंची निकले, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही इजराइल के खिलाफ बोलने को। क्या अधिकार है इजराइल को दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मार गिराने का, राष्ट्राध्यक्ष को मार गिराने का? इसके पहले वेनेजुएला में हुआ, अब इराक में, वो ईरान में वही हो रहा है। तो आप दूसरे देश की सार्वभौमिकता को नष्ट कर रहे हैं। याद रखिए, जो दूसरों की करता है उस पर भी यही आफत है। खबर चंदौली से है, जहां प्लास्टिक बैग सैक फैक्ट्री में लगी है आग। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, देखते ही देखते विकराल हुई लपटे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है, दमकल की गाड़ियां और आग पर काबू पाने के लिए लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्लास्टिक बोरा लाइन की कंपनी बताई जा रही फैक्ट्री, आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान आकलन जारी है। मौके पर पहुंची मुगलसराय कोतवाली पुलिस स्थिति को संभालने में जुटी है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक नगर फेज 1 की घटना बताई जा रही है। हाँ सर जी सर। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम उत्तम कुमार मिश्रा, मैं बगल फैक्ट्री सिद्धिविनायक में रहता हूँ। भाई में मुझे को पता चला कि यहाँ आग लगी, मैं तुरंत भागा आया हुआ। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी है और थोड़ा सा यहाँ केमिकल थे, वो केमिकल पकड़ लिया, केमिकल वजह से सारा मतलब बोरे की फैक्ट्री थी, प्लास्टिक फैक्ट्री थी सब, जिसमें बोरे बनते थे। जिस समय काम हो रहा था उस समय आग लगा? जी हाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी समय आग लगा और उसके चलते उसमें थिनर थे, ज्वलनशील पदार्थ थे, उसमें थोड़ा आग पकड़ लिया। ये हमारे श्री आर.के. चौधरी जी की कंपनी है। कंपनी का RS2 है। जी। नुकसान हुआ कुछ अनुमान? सर अभी तो कोई अनुमान बना सकते, अभी तो धुआं भरा हुआ है सारी व्यवस्था। अब सुबह में बता सकता हूँ कितना हो सकता है नुकसान। तो सर नीत सिंह, क्या हुआ है यहाँ सर आग लग गई है। किस चीज की फैक्ट्री थी? ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है सर। किस तरह आग लगाई? आग सर अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आग लग गई है और बहुत नुकसान हो गया है अपना। आप कौन है इस फैक्ट्री के? हम सब वर्कर हैं पहले के, और बगल की फैक्ट्री के वर्कर हैं। काम करते थे आप लोग? काम कर रहे थे? जी हम नहीं काम कर रहे थे, बगल वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। सुना तो हम लोग दौड़ के आए, लेकिन नुकसान लंबा हो गया था। सर अपना नाम और परिचय बताएं सर। मेरा नाम FSO अमित राय है और आज 8:35 पर हम लोगों को सूचना मिली थी कि RAS पॉलिटिक्स में आग लग गई है, जहां पर हम लोगों ने मौके पर 2 गाड़ियां, हमारे फायर टेंडर आए
और हम लोगों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। लगभग कितनी देर लगी आग पे काबू पाने में? हम लोगों को 1 घंटा लगा है। 1 घंटे हम लोग क्या लग रहा है, क्या कैसे आग लगा था, कोई जानकारी सर? अमूमन यह होता है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगती है। कारण जैसा होगा हम लोग पता लगा कर वो कर देंगे। किस चीज से फैक्ट्री सर? ये प्लास्टिक का बोरा बनता है यहाँ पर। बोरे के अलावा भी कुछ है क्या? नहीं, बाकी बोरे को बनाने वाले जो केमिकल थे, कुछ कैल्शियम थे, यही सब चीजें थी। खबर वाराणसी से है, जहां गंगा में बिरयानी पार्टी की शिकायत को मिली है। शिकायतकर्ता को मिली धमकी, इंटरनेशनल कॉल और सोशल मीडिया पर मिली धमकी। एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल से है शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता ने धमकी को लेकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के रजत जायसवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। रजत जी, आप इफ्तार पार्टी का शिकायत किए थे, अब सुनने में आ रहा है कि आपको धमकी मिली है और जान से भी मारने की धमकी मिली है, क्या पूरा मामला? देखिए, कुछ मेल के थ्रू और इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली है हमको, जिसकी मैंने प्राथमिक सूचना सिगरा थाने पे दे दी है, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है अज्ञात के नाम से। तो अब प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, प्रशासन अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है सहयोग करते हुए। जो फोन कॉल आया था वो कैसा कॉल था और देखिए, वो तो क्या बोलेंगे? वो शायद मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल कॉल कोई किसी नंबर से था और वो पंजाबी भाषा में बात कर रहे थे और उनका बात करने का तरीका बहुत अब सब जैसे सोशल मीडिया पे मुझे बोला जा रहा है उसी तरीके से था। सीधे सीधे उन लोगों ने आपको मतलब गाली दी? जी, और सीधा सीधा जान से मारने की धमकी दी। तो सोशल मीडिया पे जो आपको धमकी लगाता है, क्या क्या भाषा लोग प्रयोग कर, उसमें से सबसे ज्यादा जो संख्या है किनकी है? जी, उसमें सबसे ज्यादा उन्हीं समुदाय की संख्या है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मुस्लिम समुदाय की, और जिनका सीधा सीधा ये है कि तुम ऐसे क्यों किए, गंगा जी में ये भी होता है वो भी होता है, जो अपने मन का जो भी राग अलाप रहे हैं ये सब, तो उसके ही तहत मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है लगातार। पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कहना है पुलिस का? देखिए, हमारी बात डीसीपी श्री गौरव बंसवाल जी से भी हुई है। उन्होंने प्राथमिक एफआईआर सिगरा पे दर्ज भी करा दिया है और प्रशासन द्वारा हमको पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे जो भी कार्रवाई होगी प्रशासन करेगी। खबर वाराणसी से है, जहां चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और दर्शन किए जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी तप, संयम और ज्ञान की देवी हैं, जो भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों की कठोर तपस्या की प्रतीक है। इस दिन माता को चीनी या मिश्री का भोग लगाया जाता है। वाराणसी की भीतरी महाल के पास मां ब्रह्मचारिणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर दुर्गा घाट गंगा किनारे पर मौजूद है। यह स्थान काल भैरव मंदिर के पास और केंद्रीय काशी क्षेत्र में आता है। यहाँ नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष पूजा होती है और माता की प्रतिमा के दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालु भारी भीड़ में लगे रहते हैं। इन्हें छोटी दुर्गा जी या ब्रह्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मैम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ममता गुप्ता है। मैं जियापुरा चेतगंज की रहने वाली हूँ। यहाँ पे दूसरा दिन है माँ का, ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन होता है यहाँ पे।
महत्व रखती है? यहाँ पे ये जिसकी शादी नहीं होती है वो लोग कुंवारी रूप ये धारण की है। इनके हाथ में कमंडल है और गले में रुद्राक्ष की माला है। ऐसे ही मतलब इनका महत्व है बहुत ज्यादा। दूसरे दिन इनका काफी महत्व है। माँ की क्या क्या चलता है, कैसे पसंद करती हैं आप? इनका मेन दूसरे दिन का वो है भोग मिश्री चीनी जो भी मतलब मीठा चीज इनका भोग है। और नारियल चुनरी वैसे भी आदमी चढ़ाता है नवरात्र में 9 दिन में। यही है इनका भोग। दूसरे दिन यही है मिश्री। महंत पंडित राजेश्वर सागरकर। आज दूसरा दिन है, क्या महत्व रखती है? ऐसा है कि चैत्र नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी का दर्शन होता है। इनका दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व कहा गया है कि सर्वाबाधा विमुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। सर्वाबाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा। सर्वाबाधा मतलब रोग बाधा, ऋण बाधा, शत्रु बाधा, धन बाधा, जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं सब बाधाओं को दूर करती है भगवती। इसीलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य, धन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, धन धान्य भी होना चाहिए। धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। भगवती का इस मंत्र का जप करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। और चैत्र नवरात्र में आज द्वितीया तिथि को प्रातः काल ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का प्रातः 3 बजे से मंगला का दर्शन शुरू हुआ। अब मंगला का दर्शन होने के पश्चात भगवती का पंचोपचार पूजन हुआ और भगवती का श्री सूक्त के मंत्र के द्वारा अभिषेक हुआ। यशुचि प्रहतो भूतवा जुहुयादाज्यमन्महं श्रिय पंचदश चंच श्रीकाम सतनं जपेत। ये श्री सूक्त के मंत्र है। इस मंत्रों द्वारा भगवती का अभिषेक हुआ है और अभिषेक होने के पश्चात भगवती का भव्य श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार होने के बाद भगवती की प्रातः काल की आरती हुई है और आरती होने के पश्चात भगवती के लिए सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए हैं और सभी भक्त जो है क्रमशः अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवती के दरबार में आ रहे हैं और माथा टेक रहे हैं और भगवती से अपनी अर्जी लगा रहे हैं। जो भी मनोकामना हो, कहा गया मनसा चिंतितम कार्यम तत्सर्वम सफलम भवेत् तस्मात् सर्वम प्रयत्नेन सर्व कार्य फलप्रदम। मतलब भगवती के दरबार में जो भी माथा टेक रहा है और उसकी आराधना कर रहा है, भगवती सभी मनोरथ उसके। नवरात्र के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी के धाम में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सीतापुर में अंकुर अग्रवाल द्वारा चोरी लूट की घटना की संबंध में पंजीकृत अभियोग के अनावरण एवं संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने उक्त दिए गए निर्देशों के अनुपालन में क्रम आज उत्तर उपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिस्वा अमन सिंह के नेतृत्व में थाना बिस्वा की पुलिस व एसओजी पुलिस टीम ने थाना बिस्वा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 65/26 धारा 309/4/317-2 BNS थाना बिस्वा जनपद सीतापुर में प्रकाश में वांछित अभियुक्त इंदलगिरी पुत्र रामकिशन गिरी निवासी खालसापुरवा थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर को थाना बिस्वा क्षेत्र अंतर्गत मोचकला के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कारतूस व घटना में लूटी गई अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल एवं शीघ्र अनावरण हेतु लगातार निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। उक्त क्रम में कल दिनांक 19 मार्च 2026 को 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो घटना में संलिप्त थे, इनकी गिरफ्तारी थाना बिस्वा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई। इनके पास से पुलिस को 2 अदद तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस व घटना में लूटी गई अधिकांश संपत्ति बरामद हो चुकी थी। घटना में संलिप्त एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था। आज दिनांक 20 मार्च 2026 को सुबह लगभग 4 बजे जरिए मुखबिर खास पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई
कि घटना में संलिप्त एक और अभियुक्त को ग्राम मोच कला के पास देखा गया है। सूचना पाकर पुलिस द्वारा अभियुक्त की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के समय अभियुक्त द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त की पहचान इंदलगिरी के रूप में हुई है व इसके पास से एक जोड़ी पायल, एक अदद 315 बोर तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस व 2 अदद खोखा कारतूस हमें बरामद हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु CHC बिस्वा भेजा जा चुका है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर जिले में जीआरपी पुलिस द्वारा की गई सघन चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। इस दौरान जीआरपी पुलिस ने शाहगंज में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 72 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया। आपको बता दें, रेलवे पुलिस जनपद में अपराध को नियंत्रण करने के लिए चला रहे अभियान के दौरान उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है जब थाना जीआरपी जौनपुर और अनुभाग प्रयागराज की टीम ने शाहगंज रेलवे स्टेशन पर थाना प्रभारी के निर्देशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी ट्रेन संख्या 04652 अमृतसर जयनगर क्लोन एक्सप्रेस के कोच में B1 में चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 6 सफेद बोरियों में कुल 72 बोतल हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।